नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन तेवतिया। दोस्तों, मंथ एंड पे जब आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसमें टैक्स अमाउंट को देख के आपको थोड़ा बुरा तो लगता ही होगा, क्योंकि टैक्स के रूप में हमारी सैलरी का बहुत बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको अवेल करके हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमाइज या ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको अवेल करके हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम या ख़त्म कर सकते हैं। हमने टैक्स की दो स्कीम लॉन्च की हुई हैं। एक ओल्ड स्कीम है जिसमें टैक्स के रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिडक्शंस के ऑप्शंस को हम अवेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो न्यू टैक्स स्कीम है उसमें जो स्लैब रेट्स होते हैं, जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन जो डिडक्शंस के ऑप्शंस हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते हैं। पुरानी टैक्स स्कीम में 4 स्लैब रेट हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स रेट है, और 10 लाख से ऊपर 30% का रेट लगता है। वहीं नई स्कीम में 7 स्लैब रेट है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, 10 से 12.5 लाख तक 20% है, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, और उसके ऊपर जितना भी टैक्सेबल इनकम होता है उस पर 30% टैक्स लगता है। और दोनों ही स्कीम में अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख से कम है तो उस पर जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसका रिबेट मिल जाता है और टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। अब जिन लोगों ने पुरानी टैक्स स्कीम को सेलेक्ट किया हुआ है उन लोगों के लिए समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं या क्या क्या डिडक्शंस उनके लिए अवेलेबल होती हैं टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। अब 80C में क्या क्या कवर होता है? प्रोविडेंट फंड कवर होता है, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड हो या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो। उसके अलावा अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है जिसका आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, आपने NSC में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, NSC मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, उसके अलावा आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर कुछ पैसे डाले हुए हैं, या फिर आपने कोई 5 ईयर की टैक्स सेविंग FD ली हुई है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका प्रिंसिपल भी इसके अंडर आ जाएगा। उसके अलावा अगर आपके बच्चे की फ़ीस जाती है तो उसकी ट्यूशन फ़ीस भी इसके अंडर कवर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इन सब की क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो 1.5 लाख की लिमिट होती है। अगर आपने इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपने कम का इन्वेस्टमेंट किया है तो जो भी आपने एक्चुअल अमाउंट इन सारी स्कीम्स को मिला के किया हुआ है उतना आपको डिडक्शन इस सेक्शन के अंडर मिलेगा। तो अगर आपने कम किया हुआ है तो मेरा सजेशन ये है कि फ्यूचर को देखते हुए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप कुछ भी स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। लाइक प्रोविडेंट फंड में आप थोड़ा एडिशनल पैसा डाल सकते हैं इस 1.5 लाख की डिडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80CCD की, जिसके अंडर हमें पेंशन स्कीम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिडक्शन मिलती है। अगर हम NPS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 80CCD 1B के अंडर 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है, और अगर हमारे एम्प्लॉयर हमारी सैलरी का कुछ परसेंट डिडक्ट करके NPS में डिपॉजिट कराते हैं तो उसके लिए हमें 80CCD 2 के अंडर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA के लिए हमें डिडक्शन मिल जाती है। इससे हमारे दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हमारी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और दूसरा हमारे टैक्स में हमें कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं। अब बात करते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस की डिडक्शन के बारे में, जो सेक्शन 80D के अंडर आता है। अगर आप और आपके पेरेंट दोनों सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 25,000 आपकी फैमिली के लिए और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए, मीन्स 50,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो 25,000 आपकी फैमिली के लिए और 50,000 आपके पेरेंट्स के लिए, मीन्स 75,000 तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी फैमिली के लिए 50,000 और आपके पेरेंट्स के लिए भी 50,000, मतलब 1 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन पे डिडक्शन के बारे में, जो सेक्शन 80E के अंडर आता है। अगर आपने अपने लिए या आपने किसी रिलेटिव के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E के अंडर। अब बात करते हैं होम लोन के डिडक्शन के बारे में। तो होम लोन के प्रिंसिपल पोर्शन को हमने ऑलरेडी सेक्शन 80C में कवर कर लिया है, और होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो सेक्शन 24 में आता है। अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख तक की डिडक्शन मिलती है,
और अगर जो घर है वो लेट आउट आपने किया हुआ है तो उसमें जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उस सभी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 80E में एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपये की, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आपका जो होम लोन है वो 30 लाख तक का होना चाहिए और जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग रेंटेड अकोमोडेशंस में रहते हैं और उनकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस करके उनको एक कंपोनेंट भी मिलता है, तो वो इसकी एग्जेम्पशन या डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि एक्चुअल HRA कितना है, एक्चुअल मीन्स हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है। दूसरा 50% ऑफ सैलरी जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए, 40% उनके लिए जो नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तीसरा होता है एक्चुअल रेंट पेड, मतलब जितना भी एक्चुअल रेंट पे किया होता है उसमें से 10% ऑफ सैलरी को माइनस कर दिया जाता है। अब सैलरी का मतलब यहाँ पे होता है बेसिक सैलरी प्लस DA। तो इन तीनों कैलकुलेशंस में जो भी अमाउंट सबसे कम होता है उस अमाउंट का हमें HRA डिडक्शन मिल जाता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में रेंट तो पे कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस नाम का कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। एक तो उनके पास अपना कोई घर नहीं होना चाहिए, वो रेंटेड अकोमोडेशन में होने चाहिए। तो वो अपने रेंट पेमेंट के लिए 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये डिडक्शन सेक्शन 80GG में क्लेम की जाती है। इसके अलावा अगर आप चैरिटी के लिए कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को कोई डोनेशन देते हैं तो उसके लिए आपको सेक्शन 80G में डिडक्शंस मिल जाती हैं। तो दोस्तों जितने भी आज हमने टैक्स डिडक्शंस के बारे में डिस्कस किया, इनसे हमारा टैक्स तो सेव होता ही होता है, हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट भी होती है और हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप टैक्स की सेविंग करिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरीके की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।